नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी जोन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने बात की थी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। और दोस्तों सब्जेक्ट का कुछ बेसिक हमने पढ़ा था, जैसे स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है, मैकेनिक्स क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस दोस्तों हमने किया था। तो दोस्तों उसी श्रृंखला में आगे बढ़ती हुई आज की हमारी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा पहला टॉपिक है वह है हुक्स लॉ, हुक का नियम। तो बात करते हैं दोस्तों अपन पहले टॉपिक हुक्स के नियम के बारे में, हुक्स लॉ। तो दोस्तों वैज्ञानिक हुक ने कहा कि इलास्टिक लिमिट के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, इलास्टिक लिमिट के अंतर्गत किसी ब्लॉक में प्रोड्यूस हुई जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्ट्रेन के। तो दोस्तों बात करते कि है इलास्टिक लिमिट क्या होती है। सबसे पहले तो दोस्तों इसको समझते, मान लो दोस्तों ये एक पिंड है जिसकी लंबाई L है। इस ब्लॉक पे दोस्तों बनने फोर्स लगा रहे हैं टेंसाइल नेचर का, यानी तनाव बल लगा रहे हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे अपन फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे इसकी क्या होगी, इस ब्लॉक की लंबाई बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि अगर अपन ने फिर फोर्स की वैल्यू बढ़ाई तो इसमें क्या आ जाएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे। तो दोस्तों फोर्स की मैक्सिमम लिमिट जिसके बाद क्रैक्स उत्पन्न हो जाए तो वो मैक्सिमम लिमिट जो होती है वो क्या कहलाती है दोस्तों, इलास्टिक लिमिट कहलाती है। मतलब इलास्टिक लिमिट तक तो अपन अगर फोर्स को हटा देंगे इस ब्लॉक पर तो पिंड क्या होगा, इसकी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर इलास्टिक लिमिट के आगे अगर अपन बढ़ गए तो इस फोर्स को हटाने पर पिंड अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों ऐसी लिमिट जहां पर बल हटाने पर, फोर्स हटाने पर ब्लॉक या पिंड उसकी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए तो उस लिमिट को कहा जाता है इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट के अंतर्गत दोस्तों जो स्ट्रेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्ट्रेन के। ये किसने कहा, हुक्स ने कहा दोस्तों। अब दोस्तों अपन स्ट्रेस जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से और स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से। और दोस्तों जब अपन प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वो आएगा कैपिटल E। और दोस्तों जो कांस्टेंट आएगा कैपिटल E, इसी कांस्टेंट को कहा जाता है यंग मॉडुलस। क्या कहा जाता है, यंग मॉडुलस। या दोस्तों इसका एक और नाम है, वह कहा जाता है इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये तो बात होगी दोस्तों अपने किसकी, हुक्स लॉ की। अब अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं अपन दोस्तों। अगला टॉपिक ये कि जो ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है, इसमें अपन को कर्व ड्रॉ करना है, एक ग्राफ ड्रॉ करना है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में ग्राफ कैसा बनता है, किसके अकॉर्डिंग, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो उसकी बात करते हैं दोस्तों अपन। अब मान लो दोस्तों अपना एक ग्राफ है जिसमें अपन ने क्या किया, एक्स अक्ष पे तो रखा स्ट्रेन को, किसको रखा, स्ट्रेन को। और वाई एक्स पे दोस्तों अपन ने रखा स्ट्रेस को, किसको रखा, स्ट्रेस को। अब दोस्तों यहाँ पे बात ये आती है कि सर अपन ने स्ट्रेन को एक्स अक्ष पे क्यों रखा और स्ट्रेस को वाई एक्स पे क्यों रखा। तो दोस्तों जो अल्फ़ाबेट्स अपनी ABCD है उसमें एक्स और वाई में से पहले क्या आता है, एक्स आता है। और दोस्तों स्ट्रेस और स्ट्रेन में से पहले क्या आता है, स्ट्रेन आता है। क्योंकि जहाँ तक स्ट्रेन नहीं आएगा, जहाँ तक डिफॉर्मेशन नहीं होगा, वहाँ तक स्ट्रेस नहीं आ सकती। तो दोस्तों जो पहले आएगा उसको पहले रखेंगे, इसलिए स्ट्रेन को कहाँ रखा, एक्स अक्ष पे रखा, और स्ट्रेस को कहाँ रखा, वाई एक्स पे रखा। अब दोस्तों बात करते हैं अपन कर्व की, ग्राफ की। तो दोस्तों मान लो अपन एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ी थी, y बराबर mx पढ़ी थी दोस्तों। तो दोस्तों सिग्मा को किस पे रखा आपने, वाई एक्स पे रखा। एप्सिलॉन को कहाँ रखा अपने, एक्स अक्ष पे। और जो दोस्तों बचा ये क्या कहलाएगा, m कहलाएगा। और m क्या होता है, स्लोप होता है दोस्तों इक्वेशन का, जिसे प्रवणता या ढाल भी कहा जाता है हिंदी में। तो दोस्तों जब अपन इससे कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन की, तो जो इस इक्वेशन का जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा दोस्तों, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऐसा कर्व बनेगा। और दोस्तों जो ये कर्व बनाए, ग्राफ जो बनाए, इसका जो स्लोप होगा दोस्तों, ढाल जो होगा, स्लोप या ढाल जो होगा दोस्तों वो किसके बराबर होगा, ढाल क्या होता है, ये m, और यहाँ m किसके बराबर है, कैपिटल E के बराबर है। तो इस कर्व का जो स्लोप होगा दोस्तों वो किसके बराबर होगा, यंग मॉडुलस के बराबर होगा। तो दोस्तों बहुत से कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व का जो ढाल होगा, जो स्लोप होगा, वह किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, यंग मॉडुलस को या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार SSC JN के एग्जाम में आ चुका है। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे चलते हैं।
अब दोस्तों बात करते हैं अपन ने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा कि जो स्ट्रेस होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के। तो अपने पास फॉर्मूला आया सिग्मा बराबर E इंटू एप्सिलॉन। तो दोस्तों इस फॉर्मूले को, इस इक्वेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इस एप्सिलॉन को इधर लेके बटा में लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन के आ गया कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है या यंग मॉडुलस जो है, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या होता है, रेशियो होता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी यूनिट की, इसकी यूनिट क्या होती है। तो दोस्तों जो स्ट्रेन है, इस स्ट्रेन की तो कोई यूनिट नहीं होती। अब स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती तो दो स्ट्रेस की यूनिट रहेगी दोस्तों, वही यूनिट किसकी रहेगी, यंग मॉडुलस की रहेगी। और स्ट्रेस की यूनिट क्या रहती है दोस्तों, स्ट्रेस की यूनिट रहती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यंग मॉडुलस की यूनिट भी क्या रहेगी दोस्तों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अपन, अगला हेडिंग हमारा है टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, विकृति के प्रकार। तो किस प्रकार की स्ट्रेन होती है दोस्तों, किस किस प्रकार की स्ट्रेन होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों जो स्ट्रेन होती है वो 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन से टाइप्स की होती है, एक तो होती है दोस्तों नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन। और दोस्तों इस नॉर्मल स्ट्रेन को ही एक्सियल स्ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों एक होती है शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। और इस शियर स्ट्रेन को दोस्तों एंगुलर स्ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है, एंगुलर स्ट्रेन। तो दोस्तों बात करते हैं जो नॉर्मल स्ट्रेन है, इसे हिंदी में बोलेंगे अपन अभिलंब विकृति। और जो शियर स्ट्रेन है दोस्तों, इसे बोलेंगे अपन एंगुलर स्ट्रेन यानी कोणीय विकृति, और शियर स्ट्रेन यानी कर्तन विकृति। अब दोस्तों जो नॉर्मल स्ट्रेन है ये भी फर्दर 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है दोस्तों टेंसाइल स्ट्रेन, और एक होती है दोस्तों कंप्रेसिव स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं तनाव विकृति, और कंप्रेसिव स्ट्रेन को हिंदी में बोलते हैं संपीड़न विकृति। तो ये स्ट्रेन के टाइप्स हैं कि स्ट्रेन 2 टाइप्स की है, नॉर्मल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। ये फर्दर 2 टाइप्स की है, टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेन। अब दोस्तों इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेन क्या होती है और शियर स्ट्रेन क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, अब पहला हेडिंग है हमारा नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन। अब मान लो दोस्तों ये अपने पास एक ब्लॉक है, एक पिंड है। ये दोस्तों अपने पास एक ब्लॉक है जिसकी लेंथ कितनी है, L है। अब दोस्तों जो पिंड है, जो ब्लॉक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये है। अब दोस्तों यदि जो फोर्स लग रहा है ये इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, इसके लंबवत दिशा में लग रहा है, इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है। तो दोस्तों यदि किसी पिंड के या किसी छड़ के या किसी ब्लॉक के अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लंबवत दिशा में यदि कोई फोर्स लगे, कोई बल लगे, तो दोस्तों उसके कारण जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, जो क्रिएट होगी, वो कहलाएगी नॉर्मल स्ट्रेन। कौन से कहलाएगी, नॉर्मल स्ट्रेन। तो दोस्तों यदि फोर्स टेंसाइल नेचर का हो, यानी तनाव बल लग रहा हो, तो जो दोस्तों जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी वह स्ट्रेन कहलाएगी टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेन की एक टाइप है टेंसाइल स्ट्रेन। और यदि दोस्तों जो फोर्स लग रहा है ब्लॉक पर, ये अपना एक ब्लॉक है दोस्तों, अगर दोस्तों इस पे जो फोर्स लग रहा है ब्लॉक पर वह कंप्रेसिव नेचर का हो, कंप्रेसिव नेचर यानी संपीड़न प्रवृत्ति का हो, यानी संपीड़न बल लग रहा हो दोस्तों, ये संपीड़न बल क्या करेगा दोस्तों, ये पिंड को दबाने का काम करेगा। दबाने का काम करेगा तो इसकी लंबाई में क्या होगी, कमी होगी। जबकि तनाव बल में, टेंसाइल फोर्स में लंबाई में वृद्धि हो रही थी, इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। लेकिन दोस्तों जो ये फोर्स एक्ट कर रहा है, जो लग रहा है ये पिंड के, ये लंबवत डायरेक्शन में लग रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगते कौन सी स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा, नॉर्मल स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा। और नॉर्मल स्ट्रेन की कौन सी टाइप होगी दोस्तों, जो फोर्स कंप्रेसिव टाइप का रहेगा, तो जो टाइप्स रहेगी स्ट्रेन की होगी कौन सी रहेगी दोस्तों, कंप्रेसिव रहेगी, कंप्रेसिव स्ट्रेन, जिसे हिंदी में बोलेंगे अपन संपीड़न विकृति। ठीक है दोस्तों, ये तो बात होगी किसकी, नॉर्मल स्ट्रेन की। अब हम बात करते हैं दोस्तों शियर स्ट्रेन की, तो हम आगे चलते हैं।
तो अगला टॉपिक है दोस्तों अपना शियर स्ट्रेन। अब दोस्तों मान लो एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया का एक ब्लॉक है अपने पास, जिसकी नीचे की साइड को फिक्स कर दिया अपन ने, इसको डिनोट कर दिया अपन ने ABCD से। अब क्या किया दोस्तों अपन ने, जो प्लेन है इस प्लेन के समांतर दिशा में, मान लो ये इसकी भुजा ये है तो इस भुजा के समांतर यानी इस दिशा में क्या किया अपन ने, एक फोर्स लगा दिया, F लगा दिया। अब दोस्तों ये नीचे का एंड फिक्स है, नीचे की भुजा फिक्स है, नीचे की साइड फिक्स है, तो जो अपन फोर्स लगाएंगे उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये वाला पोर्शन थोड़ा आगे आ जाएगा, ये मान लो इस जगह आ गया, ये आ गया दोस्तों, और ये वाला सिरा भी दोस्तों थोड़ा इधर आ जाएगा, ये कहाँ आ गया, A' पे आ गया। तो दोस्तों जो इसमें डिफ्लेक्शन होगा, जो डिफॉर्मेशन हुआ वो कितना हुआ, ये हुआ, इसको डिनोट करते हैं अपन किससे, फाई से। तो दोस्तों जो इसमें डिफॉर्मेशन हुआ है वो एक एंगल की फॉर्म में हुआ, कब, जब फोर्स को कहाँ लगाया अपन ने, समांतर लगाया, पैरेलल लगाया, किसके, साइड्स के। तो दोस्तों जब भी अपन किसी प्लेन के किसी सरफेस के समांतर कोई फोर्स लगाएंगे, कोई बल लगाएंगे, तो उसके कारण जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी वो कौन सी स्ट्रेन कहलाएगी दोस्तों, शियर स्ट्रेन कहलाएगी। तो यहाँ पे जो ये फाई है दोस्तों, ये क्या है, शियर स्ट्रेन है। इन तीनों स्ट्रेन को दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। ये मान लो दोस्तों ये अपने पास एक ब्लॉक है, एक पिंड है। अब दोस्तों जैसे ये पिंड है तो इस पिंड के अपन ने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगाएंगे दोस्तों लंबवत डायरेक्शन में, तो कौन सी स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, नॉर्मल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। टेंसाइल वाला फोर्स लगाएंगे तो कौन सी होगी, टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। और कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे दोस्तों तो कंप्रेसिव स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। और मान लो दोस्तों मैं फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे लगा रहा हूँ, ऐसे क्या हुआ, प्लेन के क्या हुई, समांतर हुई, तो समांतर फोर्स लगाएंगे दोस्तों तो कौन सी स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, शियर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, जिसे पर एंगुलर स्ट्रेन भी कहा जाता है। एंगुलर स्ट्रेन इसीलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि जो डिफॉर्मेशन हुआ वो किस में हुआ, एक एंगल में हुआ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये तो बात होगी अपनी नॉर्मल स्ट्रेन की और शियर स्ट्रेन की। अब बात करते हैं दोस्तों अपने एक स्पेशल केस की, स्पेशल केस की। तो दोस्तों हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि जो ई का फॉर्मूला आया था हमारे पास, वो आया था ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और ये क्यों आया था दोस्तों, कि जो सिग्मा थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके, स्ट्रेन के, एप्सिलॉन के। ये किसने बोला था दोस्तों, हुक्स ने बोला था, हुक्स के अकॉर्डिंग आया था। तो दोस्तों जिस प्रकार से स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्ट्रेन के, उसी प्रकार से दोस्तों जो शियर स्ट्रेस है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी शियर स्ट्रेन के। यानी जो शियर स्ट्रेस है दोस्तों वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, शियर स्ट्रेन के। शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों अपन टाउ से, क्या बोलते हैं, टाउ, और शियर स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं अपन फाई से। दोस्तों यहाँ पे भी समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा दोस्तों वो आएगा कैपिटल जी और फाई। और दोस्तों यहाँ पे जो कैपिटल जी आया, इसी कैपिटल जी को कहा जाता है शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस, जिसे हिंदी में बोला जाता है दोस्तों कर्तन मापांक। इसका एक और नाम है दोस्तों, इसे कहा जाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो दोस्तों यहाँ से भी एक फॉर्मूला बना सकते हैं अपन, कैपिटल जी बराबर टाउ अपॉन फाई। तो दोस्तों दोनों फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला, जो कि अपने न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे। तो दोस्तों ये बात होगी किसकी, यंग मॉडुलस की और शियर मॉडुलस की। अब दोस्तों मान लो कोई पिंड है, कोई ब्लॉक है, या कोई छड़ है, कोई बार है, उस पर अपन ने फोर्स लगाने पर उसमें कितना डिफ्लेक्शन होगा, कितना डिफॉर्मेशन होगा, जिसे हिंदी में अपन विरूपण बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम हमारे अगले हेडिंग की, एलोंगेशन
ऑफ बार, एक क्षण में कितना विरूपण हो रहा है। हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों, क्षण में उत्पन्न विरूपण। तो दोस्तों मान लो ये कोई पिंड है अपने पास, कोई ब्लॉक है जिसकी लेंथ L है, इसमें अपन टेंसाइल नेचर का फोर्स लगा रहे हैं। टेंसाइल नेचर का फोर्स लगाने पे दोस्तों इसकी लंबाई में क्या होगा, वृद्धि होगी, लेंथ में इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होने के बाद जो लेंथ हुई दोस्तों वो होगी L प्लस डेल्टा L। तो दोस्तों इसमें विरूपण कितना हुआ, डिफॉर्मेशन कितना हुआ, डिफॉर्मेशन हुआ दोस्तों इसमें डेल्टा L। और इस डेल्टा L का मान ही अपन को फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हम जानते हैं दोस्तों, अभी हमने कुछ देर पहले फॉर्मूला पढ़ा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो दोस्तों E बराबर सिग्मा के बारे में दोस्तों अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। सिग्मा बराबर होता है फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है दोस्तों, और एप्सिलॉन बराबर होता है चेंज इन लेंथ, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। डेल्टा L अपॉन L को क्या कहते हैं दोस्तों, एप्सिलॉन कहते हैं, चेंज इन लेंथ तो ओरिजिनल लेंथ। अब दोस्तों सिग्मा और एप्सिलॉन का मान कहाँ पुट कर देंगे अपन, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सिग्मा की जगह तो फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया और एप्सिलॉन की जगह डेल्टा L अपॉन L। अब दोस्तों ये L कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो L ऊपर चला गया, और ये एरिया कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इंटू डेल्टा L। अब दोस्तों अपन को ज्ञात क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब डेल्टा L। तो दोस्तों डेल्टा L को इधर ले आएंगे और ई को इधर ले जाएंगे। तो दोस्तों डेल्टा L बराबर आ जाएगा FL अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया का, इंटू कैपिटल E। तो दोस्तों ये फॉर्मूला होगा किसका, डेल्टा L का, चेंज इन लेंथ का या लंबाई में परिवर्तन का। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि किसी भी पिंड पर, किसी भी ब्लॉक पर अपन फोर्स लगा रहे हैं, टेंसाइल नेचर का फोर्स लगा रहे हैं, तो उसमें कितना एलोंगेशन होगा, कितना विरूपण होगा, उसकी लंबाई में कितना परिवर्तन आएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की हमारी क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। इसके आगे का प्रोसेस हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आज की हमारी क्लास आपको पसंद जरूर आएगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, हम आपका कन्फ्यूज़न दूर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे दोस्तों। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।